चलिए अब खबरें विस्तार से बता दें कि 4 दिसंबर से होगा संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज। 22 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र को लेकर केंद्र सरकार ने बुलाई है सर्वदलीय बैठक। तो 4 दिसंबर से होगा संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज। सोमवार से शीतकालीन सत्र का आगाज होने जा रहा है। बता दें कि 22 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। आज शाम को ये सर्वदलीय बैठक होगी। तो 2 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक शाम को बुलाई गई है और ऐसे में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको इस सर्वदलीय बैठक में रखा जाएगा, जिन पे चर्चा की जाएगी। और 22 दिसंबर तक चलने वाला है संसद का शीतकालीन सत्र। सर्वदलीय बैठक केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई है जिसपे चर्चा की जाएगी। और ये संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। तो 4 दिसंबर से होगा संसद का शीतकालीन सत्र का आगाज। और बता दें कि 22 दिसंबर तक ये शीतकालीन सत्र चलने वाला है। तो संसदीय एवं कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा ये ऐलान किया गया है और सत्र को लेकर केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है जो कि 2 दिसंबर की शाम को होनी है। तो सर्वदलीय बैठक सोमवार से शुरू होने जा रही है। सत्रों को लेकर केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और 4 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। सर्वदलीय बैठक 2 दिसंबर के शाम को बुलाई गई है। तो 22 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र और सर्वदलीय बैठक 2 दिसंबर को बुलाई गई है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है। ये सर्वदलीय बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण, ऐसे में आपको बता दें कि काफ़ी ऐसे प्रस्ताव जो इस बैठक में जिस पर चर्चा हो सकती है और शीतकालीन सत्र के दौरान प्रस्ताव जो है वो सदन के पटल पे रखे जा सकते हैं। तो शीतकालीन सत्र का आगाज होने जा रहा है। बता दें सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी है और आज शाम को इस सर्वदलीय बैठक होने जा रही है। हर एक सत्र की शुरुआत से पहले सर्वदलीय बैठक जरूर होती है। अजीत कुमार सीधे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, सर्वदलीय बैठक कितनी देर में होने जा रही है और क्या कुछ जानकारी है आपके पास इससे जुड़ी हुई? देखिए स्वीटी, बताना चाहूंगा आगामी 4 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है जिसको लेकर के आज 2 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। बताना चाहूंगा स्वीटी, आमतौर पर हर बार जब भी सत्र शुरू होता है तो उससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है जिसमें सभी पार्टी के जो तमाम जो नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, उनको आमंत्रित किया जाता है और बुलाया जाता है जिसमें जो सत्र जो चलने वाला होता है, क्योंकि ये 4 दिसंबर से जो सत्र चलेगा और 22 दिसंबर तक ये सत्र होना है। तो उन तमाम चीजों को लेकर के यहाँ पर जो इन मुद्दों पर बातचीत होगी और जो प्रस्ताव रखे जाएंगे उसको लेकर के भी इस जो सर्वदलीय बैठक है इसमें चर्चा की जाएगी। ये एक आम प्रक्रिया है। बताना चाहूंगा संसद का सत्र शुरू होता है तो उससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। सरकार की तरफ से तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उनको यहाँ पे आमंत्रित किया जाता है ताकि आने वाले संसद सत्र में जिस तरीके से जो शांति से जो सत्र है वो चल सके, इन और तमाम प्रस्ताव को लेकर के भी चर्चा रखी जाती है। तो ये एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है जिसको लेकर के आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और जिसमें तमाम जो प्रस्ताव है उसको लेकर के इस पर बातचीत की जाएगी। जी स्वीटी, शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है सोमवार से। कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव है जो कि सदन के पटल पर रखे जा सकते हैं जिसकी चर्चा इस सर्वदलीय बैठक में हो सकती है? देखिए बिल्कुल बताना चाहूंगा ऐसे कई अहम मुद्दे हैं, हालांकि क्योंकि कहा जा सकता है क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और निश्चित तौर पर जो 24 में चुनाव होने से पहले देखा जाए तो ये जो सत्र है ये माना जा सकता है कि अंतिम सत्र होने वाला है और ऐसे में सरकार चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा इस सदन में प्रस्ताव रखे जाए और न केवल प्रस्ताव रखे जाए बल्कि उसको पारित करने के लिए भी प्रयास किया जाए। तो यही एक बहुत बड़ी वजह है जिसको लेकर के आज ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, क्योंकि बहुत बड़ा अहम दिन हो जाता है, क्योंकि जहां एक और कल 3 दिसंबर को 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं और अगले यानी 4 तारीख से जो संसद सत्र चलना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि तमाम चीजों को लेकर के रणनीतिक बैठक भी इसमें होने वाली है और उससे इन्हीं सब चीजों को देखते हुए जो क्योंकि 24 में लोकसभा का चुनाव है, एक बार फिर से केंद्र के जो प्रधानमंत्री के लेकर के एक बार फिर से चुनाव होने जाने, तो ऐसे में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है और कई ऐसे प्रस्ताव इस जो सदन है इसमें रखे जाएंगे। जी सर। अजीत, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर सकता है इस सत्र के दौरान, ऐसी उम्मीदें जताई जा रही है?
देखिए श्रुति बताना चाहूंगा, अगर मैं विपक्ष की बात करूं तो सबसे बड़ा जो मुद्दा चल रहा है, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, ऐसे तमाम मुद्दे हैं। क्योंकि पिछले बार भी महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के ही विपक्ष आक्रामक तेवर दिखाई दिया था, और इस बार भी निश्चित तौर पर ऐसे ही तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, या फिर ऐसे और कई मुद्दे हैं जो पूरे संसद जो सत्र है इसमें विशेष तौर पर इस मुद्दे को लेकर के हंगामे के आसार जरूर बने रहेंगे। क्योंकि पिछली बार भी देखा गया था, जब सत्र शुरू हुआ था तो इन्हीं मुद्दों पर कई बार जो संसद सत्र है वो अनिश्चितकालीन के लिए उसको रद्द भी किया गया था। तो निश्चित तौर पर यही एक सबसे बड़ी वजह है कि जो सर्वदलीय बैठक में तमाम जो विपक्ष के नेताओं को बुलाया करके उनसे बातचीत की जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रस्ताव को पारित किया जाए और जो संसद सत्र है वो शांति से चलाया जा सके। सबसे जरूरी हो जाता है अजीत कि सत्र 22 दिसंबर तक चलने वाला है, इसमें कितने दिन कार्य होते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि हम देखते हैं इससे पहले जितने भी सत्र चले हैं ज्यादातर हंगामा हुआ है, सत्र को स्थगित करना पड़ा। देखिए बिल्कुल, ये तो भविष्य का गर्व में है। क्योंकि जिस तरीके से हर बार जब भी संसद का सत्र शुरू होता है तो कहीं ना कहीं हंगामे की भेंट जो सत्र है वो चढ़ जाती है, कभी बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के, कभी किसी मुद्दे को लेकर के। निश्चित तौर पर तो देखना होगा कि 4 दिसंबर से 22 दिसंबर तक का ये सत्र होने वाला है। न केवल इस 2023 के साल का अंतिम सत्र माना जा रहा है, बल्कि ये सत्र जो सरकार है, इस सरकार का भी आखिरी सत्र इसे माना जा रहा है। तो निश्चित तौर पर अजीत, अब देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है इस सर्वदलीय बैठक में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो 4 दिसंबर से होगा संसद का शीतकालीन सत्र का आगाज। 22 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र, और ऐसे में आपको बता दें कि हंगामे के आसार भी नजर आ रही हैं। खबर में आगे बढ़ेंगे, बता दें कि व्यास जी तहखाने की चाबी को लेकर सुनवाई होने जा रही है। तहखाने की चाबी डीएम को सौंपने पर सुनवाई होगी। जिला कोर्ट ने फैसला रखा है सुरक्षित, तो जिला कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। व्यास जी तहखाने की चाबी को लेकर ये सुनवाई होने जा रही है। तहखाने की चाबी डीएम को सौंपने पर सुनवाई होगी और जिला कोर्ट ने यह फैसला सुरक्षित रख लिया है। तहखाने की चाबी डीएम को सौंपने पर सुनवाई होने जा रही है। जिला कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, और इससे पहले भी कई विवाद इस चाबी को लेकर हुए थे, और अब देखिए जानकारी निकल के सामने आ रही है कि जिला कोर्ट ने ये फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो तहखाने की चाबी जो है वो डीएम को सौंपने पर सुनवाई होने जा रही है, जिसका फैसला आ चुका है और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। कहा यह जा रहा है कि अगली सुनवाई में फैसला जो है वो दिया जा सकता है कोर्ट की तरफ से। तो तहखाने की चाबी डीएम को सौंपने को लेकर ये सुनवाई होने जा रही है, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। तो व्यास जी तहखाने की चाबी को लेकर सुनवाई होने जा रही है। बता दें कि तहखाने की चाबी डीएम को सौंपने पर ही सुनवाई होने जा रही है, और इसका फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। कहा यह जा रहा है कि फैसला जल्द आ सकता है। इससे पहले मुस्लिम पक्ष की तरफ से इसमें नाराजगी जताई गई थी, और अब जो है चाबी डीएम को सौंपने की अनुमति जो है वो नहीं दी जा रही थी। अब ये फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। कहा यह जा रहा है कि जल्द ही इस पे फैसला आ सकता है। तो पूरा मामला तहखाने की चाबी को लेकर है। डीएम को सौंपने पर सुनवाई जो है वो होगी, और फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया गया है। विकास चौबे वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, कब फैसला आएगा और क्या कुछ जानकारी? फैसला जो है ये कब आएगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि अभी जिला अदालत में सुनवाई के दौरान फैसला सुरक्षित रख लिया गया, और पूरे मामले पर जो व्यास जी तहखाना जिसको लेकर लगातार लड़ाई चल रही थी उसकी चाबी जो है किसको सौंपी जाएगी ये भी तय हो जाएगा। अभी से कुछ ही दिनों के बाद जो है जिला अदालत का फैसला सुनाएगा, लेकिन काफी ज्यादा खास हो जाता है क्योंकि ये जो फैसला आया है वो निश्चित तौर पर दर्शकों को समझा दे कि फैसला है तहखाने की चाबी से जुड़ा हुआ। दरअसल व्यास जी तहखाना जो है ज्ञान परिसर में पड़ता है,
और इस परिसर में जो व्यास तहखाना है उसकी बात ये कही जाती है कि वो हिंदुओं का, ऐसा हिंदू तो पक्ष दावा करता है कि उनका वो स्थल है, वही मुस्लिम पक्ष कहता है कि वो उनका स्थल है, यानी कि दोनों तरफ से जो है दावों का दौर जारी है। लेकिन उसका जो तहखाने की चाबी इस समय मौजूदा स्थिति में जो चाबी है वो मुस्लिम पक्ष के पास है, जिसकी मांग हिंदू पक्ष कह रहा था, और उनका कहना था कि हमको वो चाबी हमको चाहिए। इसके लिए उन्होंने जिला अदालत में अर्जी डाली थी और इसके ऊपर सुनवाई चल रही थी, लगातार जो है मुकदमा चल रहा था दोनों तरफ से, जिसके ऊपर फैसला सुरक्षित रखी है जिला अदालत द्वारा। अब देखना होगा कब तक जो है इसके ऊपर जो है फैसला सुनाता है और क्या फैसला जो है हिंदू पक्ष में होगा। अगर ये फैसला अगर हिंदुओं के पक्ष में होता है तो जो पूरा जो व्यास तहखाने की जो चाबी है वो हिंदू पक्ष को सौंप दी जाएगी और फिर जो पूरा मालिकाना हक होगा तहखाने पर वो हिंदू पक्ष का हो जाएगा। जी मुस्लिम पक्ष के लोगों ने इस पे नाराजगी भी जताई थी और चाबी देने के लिए उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया था। जाहिर सी बात है इसलिए मामला कोर्ट में पहुंचा। और कब सुनवाई होने जा रही है, कब ये फैसला आएगा? बिल्कुल, देखिए जब सर्वे हो रहा था, सर्वे हुए 100 दिन हो गया ज्ञानवापी परिसर में, जब एएसआई का सर्वेक्षण कार्य चल रहा था, उससे पहले ही हम आपको बता दें कि 4 अगस्त को ये याचिका डाली गई थी जिला अदालत में, जिसमें साफ साफ तौर पर हिंदू पक्ष ने अपील की थी जिला अदालत से, ये अर्जी डाली थी कि जो व्यास तहखाना है ज्ञानवापी परिसर में उसमें हमारा आकर उसकी चाबी जो है हमको भी चाहिए, क्योंकि जब हिंदू पक्ष को उसकी चाबी मिलती तो उस व्यास तहखाने की जो भी सच्चाई होती, चाहे जो सर्वे का जो हिस्सा है वो व्यास तहखाने का भी हो पाता, जो कि अभी सर्वे जितना हुआ है उसमें जो तहखाने की चाबी दी गई है उस तहखाने का सर्वे नहीं हो पाया है, क्योंकि उसकी चाबी थी नहीं, तो जाहिर सी बात है कि तहखाना खुल नहीं पाया था। लेकिन उस तहखाने की जो लड़ाई थी वो आखिरकार जब सुनवाई पूरी हुई उसके बाद जब फैसला सुरक्षित रख लिया गया तो देखना होगा कब तक जी बिल्कुल, अब फैसला आएगा तो साफ तौर पे कोर्ट का वो फैसला मांगना ही पड़ेगा, चाहे मुस्लिम पक्ष हो या हिंदू पक्ष हो। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो ज्ञानवापी पर भड़काऊ बयानबाजी का मामला है। बता दें कि वजह स्थल पर गंदगी फैलाने के मामले में भी याचिका दायर की गई है। अखिलेश यादव व असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ याचिका दायर की गई है। याचिका पर वाराणसी कोर्ट में आज होगी सुनवाई। तो याचिका पर वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होगी। ज्ञानवापी पर भड़काऊ बयानबाजी का ये पूरा मामला है। बता दें वजह स्थल पर गंदगी फैलाने के मामले पर आज होगी सुनवाई और ज्ञानवापी पर भड़काऊ बयानबाजी का ये मामला लगातार चलते आ रहा है। वजह स्थल पर गंदगी फैलाने के मामले में याचिका दायर की गई है। अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ याचिका दायर की गई है और जल्द ही इस पे सुनवाई हो सकती है। तो कहा यह जा रहा है कि आज कुछ ही देर में इस पे सुनवाई हो सकती है। ज्ञानवापी पर भड़काऊ बयानबाजी लगातार देखने को मिल रही है और इसी को लेकर ये फैसला आज होने जा रहा है। विकास लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, ये भड़काऊ बयानबाजी हम काफी दिनों पहले से देख रहे हैं और इस याचिका पर सुनवाई होने जा रही है। अखिलेश यादव असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ दायर की गई है याचिका। बिल्कुल, देखिए स्थिति बड़ा मामला है और कहीं ना कहीं इसको जो है हिंदू मुस्लिम राजनीति से पूरा मामला है, तो जाहिर बात की राजनीति होगी और इस पर राजनीति जो है पूरी दम से हो रही थी। एक तरफ जहां सपा प्रमुख जो थे अखिलेश यादव, उन्होंने जो है तंत्र कहा था कि जो पूरा मामला है, जो योगी सरकार चाहती नहीं है कि जो आने वाला इलेक्शन है 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें ना मोदी सरकार चाहती है ना योगी सरकार चाहती है कि मामला जो है पूरा चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाए। यही वजह है कि उनका अखिलेश यादव का कहना था कि जो पूरा ज्ञानवापी परिसर का मामला है ये एक प्रायोजित मुकदमा है, जो सरकार चाहती है मुकदमा में अटकाने भटकाने का और हिंदू मुस्लिम करके जनता का जो वोट है पोलराइजेशन करने का, उन्होंने ये कहा था। और साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी ने कहना था कि देखिए हम जो बाबरी मस्जिद जो हमने खोया उसके बाद हम ऐसा फिर से नहीं होने देंगे कि हम ज्ञानवापी खो दें, उनका ऐसा कहना था। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला था इसके ऊपर आपत्ति जताई थी हिंदू पक्ष ने। उनका कहना था कि ऐसे मामले से धार्मिक सौहार्द बिगड़ेगा और कहीं ना कहीं जो भड़काऊ ऐसे जो बयानबाजी होती है वो प्रभावित करती है आम जनमानस के जो हित हो उनको कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। तो ऐसा कहते हुए हिंदू पक्ष ने याचिका डाली थी, इसके ऊपर लगातार अभी से जो है कुछ दिनों पहले तक सुनवाई चल रही थी और अब तक कुल 4 तारीख ऐसी बढ़ी जिसमें लगातार जो है सुनवाई हुई। एक तरफ जहां हिंदू पक्ष दावा कर रहा था ऐसा, जिन्होंने ये पूरी आपत्ति जलाई थी और मुकदमा किया था, उन्होंने दावा कर रहा था कि जो ये बयानबाजी है लोग कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि जो स्तर हिंसा राजनीति की वो कितनी गिर चुकी है। एक तरफ जहां अखिलेश यादव कह रहे थे कि उनका जो है मकसद किसी धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं था, वहीं असदुद्दीन ओवैसी जो है अपने बयान पे कायम कहना था कि देखिए जो बाबरी मस्जिद का जो हमने देखा हाल, हम नहीं चाहते कि दोबारा जो है ऐसा कभी हो। और जो ज्ञानवापी परिसर का मामला जो पूरा चल रहा है वो कहीं ना कहीं उनका कहना था कि लोकसभा चुनाव से पहले योगी सरकार चाहती है कि कुछ ऐसा कर पाए और जिससे जो है वोट पोलराइजेशन हो, ऐसा उनका कहना था। लेकिन कहीं ना कहीं जो पूरा मामला था वो भड़काऊ बयानबाजी की श्रेणी में आता था और ये वजह कोर्ट ने इसके ऊपर संज्ञान लिया। सतत संज्ञान लेते हुए पूरा जो मामला है वो मुकदमा चला उसमें और कहीं ना कहीं उसमें आज कुछ ऐसा फैसला आ सकता है कि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी या नहीं होगी। क्या कोर्ट पूरे मामले को तर्कसंगत मांगता है, क्या जो बयानबाजी इनके द्वारा बिल्कुल देखना होगा कि क्या कुछ फैसले में निकल के सामने आता है। विकास, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।
और अलीगढ़ के रसलगंज के पास NH 91 पर एक बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि दूल्हे की सजी हुई कार ने हलवाइयों से भरे ई-रिक्शे को रौंद दिया, जिसमें 5 हलवाई कारीगर घायल हो गए। हालांकि हादसे में किसी भी तरीके की जनहानि का नुकसान नहीं हुआ है। खबर कानपुर से, जहां सीसामऊ क्षेत्र के बाकी बिहारी कंपाउंड में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही CFO और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत और 3 तरफ के प्रयास करने के बाद आग पर काबू पाए गए। वहीं घटना में किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं हुई है। सीसामऊ के क्षेत्रांतर्गत जो हमारे कर्नलगंज फायर स्टेशन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां पर बाकी बिहारी कंपाउंड में एक भीषण अग्निकांड हुआ है। उनके द्वारा ये भी बताया गया कि जो यहाँ पर गोडाउन है प्लाईवुड के, केबल्स के, प्लास्टिक्स के, उसमें सभी में बहुत भीषण फायर है। तो उस भीषण फायर की संवेदनशीलता को देखते तत्काल प्रभाव से हमारे फायर स्टेशन कर्नलगंज, लाटूश रोड की गाड़ियों को तत्काल प्रभाव से मौके के लिए रवाना किया गया और उसकी अतिरिक्त संवेदनशीलता, क्योंकि आसपास आबादी का क्षेत्र भी है, उसको देखते फजलगंज, मीरपुर, जाजमऊ और अन्य फायर स्टेशनों की गाड़ी को मौके पर रवाना किया गया। और रायबरेली के डी थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद के चलते स्कूली छात्रों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया, जिसके बाद छात्रों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भेजा गया। वहीं पुलिस ने दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों से एक व्यक्ति का 151 में चालान करते हुए सख्त हिदायत दी थी, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई से तिलमिलाए एक पक्ष ने छात्र पर हमला कर दिया, जिसमें स्कूली छात्र समेत 3 और लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं CO सालोन वंदना सिंह का कहना है कि मामले में हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गई है। इसमें सर ये हुआ, जमीनी विवाद था, उसमें जो कि एक दिन पहले झगड़ा हुआ था, उसमें पुलिस अपना पकड़ के ले गई थी, बंद कर दिए थे छोटे भाई को इनके। और उसके बाद क्या हुआ? आज हुआ, सुबह बिटिया स्कूल जा रही थी, उसको रास्ते में कुल्हाड़ी से, खंता से मारे हैं। उसके बाद जब घर के जाने छुड़ाने के लिए गए तो उनको भी मारे। 5 लोग घायल हैं टोटल। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।